चेक कर। अच्छा या की स्पेलिंग किसको किसको पता है? या का अरे बोलते ना या अरे सुने हो कि नहीं? ये भी नहीं सुने तुम लोग। अच्छा कौन बताना चाहे अंग्रेजी मीडियम को छोड़ कर? अबे अंग्रेजी मीडियम को कैसे नहीं पता होगा? इतना आसान। बताओ कोमल बता या की स्पेलिंग। वही है। सही बोल रहा है क्या? नहीं बताना मत तुम लोग। चल तू बता रहे। शीतला शीतला कहाँ है? शीतला शीतला कहाँ है? हाँ चल शीतला बता। YEA वाह बैठ जा। चल तू बता दियो। प्रेयर हो गया है? YEH कौन बता दिया तुझे? तुम्हें तो बोली क्या? हाँ तू बता दे। वाइट डबल या YEH होता है बेटा। YEH चलो चलो वो तो फालतू की बकवास थी। अच्छा हुक्स लॉ पढ़ा दिया था क्या? मैं हुक्स लॉ within elastic limit stress is proportional to strain। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिघात या प्रतिबल किसके प्रोपोर्शन होती है? किसके अनुक्रमानुपाती होती है? विकृति के। उसको हटाने पर एक ई आता है। ई उसको क्या बोला जाता है? इलास्टिक कोएफिशिएंट। तो अलग अलग के अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग यंग मॉडुलस पढ़ लिए, अब बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे। समझ में आया? रेडी करो बेटा बल्क मॉडुलस। फिर ग्राफ राफ कराऊंगा बाद में। इसके बाद है ना लो बल्क मॉडुलस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरे यार हिंदी पढ़ के आऊंगा यार कल से। बल्क मॉडुलस। अच्छा सुबह सुबह हाथ नहीं चलता होगा तुम लोग का? चलता है ना? हाँ। अच्छा बल्क मॉडुलस को मैं कैसे दर्शा दूं? कहीं कहीं बीटा से भी दर्शा देते हैं बेटा, ठीक है? अच्छा मैं बताया था कि जब किसी भी बॉल को पानी के अंदर रखते हैं तो उसमें सब तरफ से प्रेशर लगता है। तो प्रेशर लगने की वजह से वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन आता है वो डेल्टा V आता है। अरे हाँ कि ना? स्ट्रेन आता है वो डेल्टा V/V आता है और ये माइनस का आता है। और यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है वो डेल्टा P होता है। अबे याद है कि नहीं? प्रतिघात बोलते हैं कि प्रतिबल बोलते हैं? प्रतिबल ना? प्रतिबल है ना? तो प्रतिबल किसके बराबर होता है बेटा? डेल्टा P। और विकृति किसके बराबर होता है बेटा? डेल्टा V/V। तो हमको पता है यहाँ पर K क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है कि नहीं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ कि ना? यहाँ ब्रैकेट में लिखूं वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक मतलब आयतनिक। वॉल्यूमेट्रिक मतलब आयतनिक। कहाँ से आया? रूम से। खड़ा हो जा आगे। इधर दोनों हाथ ऊपर करेगा 10 मिनट तक, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक बहुत दिन बाद दिख रहा है बेटा तू। आया तो सर कल ही आया। अच्छा कल आया था सुबह? शाम को नहीं आया। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ नहीं दिखा। मतलब मैं जान जाता हूँ कब नहीं आया है ना? तू कल कहाँ थी इसमें? शाम को कहाँ बैठी थी? क्यों वहाँ बैठी थी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा स्ट्रेस कितना है बेटा? डेल्टा P R। और स्ट्रेन कितना है बेटा? माइनस डेल्टा V/V। हाँ कि ना? कभी कभी हम चेंज को D लिख देते हैं। चेंज को अगर स्मॉल चेंज क्या लिख देते हैं? D। तो यहाँ से K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? देख V ऊपर आ जाएगा, माइनस इसको dP लिख दूं, इसको dV लिख दूं। V इज द वेलोसिटी, वॉल्यूम, इमेज डिस्टेंस। आदत बना लिया तुम लोग। हाथ दोनों ऊपर। अरे कहाँ तेरा हाथ ऊपर? हाथ ऊपर। हाँ तू हाथ ऊपर कर देती। फिर थोड़ा गर्मी आने दे बॉडी में, फिर टोपी वोपी निकलेगा। यहाँ मत भाई, पीछे होके खड़ा हो। इनको दिखेगा नहीं। थोड़ा आगे हो रहे। अबे कुर्सी उसी क्यों रख दिए रहते? वहां देख ना बैठने का जगह नहीं है। इधर टीचर का भी बैठने का जगह नहीं है। समझ में आया तक? ये क्या हो गया हमारा? बल्क मॉडुलस। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है बेटा 1/K। इसको हम C से दर्शा दें या G से दर्शा देते हैं। समझ रहे हो? तो C होता है 1/K
के, मतलब उल्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? लिखने की जरूरत है? लिख देता हूँ यार, तुम फिर बोलोगे यार क्या लिखे थे, क्या नहीं लिखा है? ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? बस हो गया। तो ठीक है। फिर बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलो रे कोई। रिजिडिटी सही तो लिखा था क्या? इसको हम एटा से दर्शा देते नहीं। तो कौन सा वाला पहन के आ गया? मैं सोच रहा था जो ये वाला शर्ट पहन के जाऊंगा घर पे, एक तो रखा है मेरे घर पे, ये वाला कौन से कलर बोलो? गेहुआ क्या बोलते हैं इसको? गेहुआ, गेहरू जानती है? गेहरू जानती है? गेरवा कौन है, क्या है? ये बोले कि ये बोले? क्यों बोले? गेहरू जानते? गेहरू नहीं जानते? अबे गांव में यूज करते थे पहले, तो वैसे ही कलर का होता था कि नहीं? ये होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, अच्छा नहीं, लेटरल सुने कि नहीं? लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन, समझ गए क्या? बस ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सारी कहानी हो गई। पॉइजनस रेशियो था, पॉइजनस रेशियो, हाँ बोलो ना, तो क्या होता है बोलो? हाँ वही होता है पॉइजनस रेशियो। इससे स्ट्रेस होता है पॉइजनस रेशियो, है कि नहीं? है? चल बता रहे कहाँ है वो भाई साहब? हाँ बता रहे, हमें बता रहे तू ही। सीपी बाई सी, सीपी बाई सीवी है। बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? हाथ उधर जाके हाथ ऊपर। अबे तेरा हाथ ऊपर है कि कहाँ है? अब तक बैठा देता, ढंग से खड़ा किया रहता हाथ, तो आराम से सुबह लग सकती है बहुत जोर से कुछ और। हाँ बोल। जैसे देखो यार, ये अपना रॉड था, समझ ले। मैं रॉड को बहुत बड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। कितना गुना? 100 गुना। अबे 100 गुना नहीं, 10 गुना, ठीक है? बट अगर रॉड को ऐसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो रॉड का लेंथ बढ़ेगा। अबे लेंथ बढ़ेगा तो उसका मोटाई कम होगा कि दोनों उतना ही रहता है? मतलब लेंथ बढ़ जाएगा, इसका मतलब चौड़ाई भी उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा मोटाई? बेटा इधर देखना, क्या सोच रही है? नींद में है? कहाँ जल्दी आ गया, सोने नहीं दिया, आधा घंटा और सोते। कहते अभी भी नहीं आया रे तुम लोग 7:27 को, है कि नहीं? कहते रे हाँ बोल रहे बेवकूफ लोग। है इधर हो गया मान ले, अरे दिख रहा है? तो इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? अरे बढ़ गया लेंथ भाई, बढ़ गया कि नहीं? यहाँ तक आ गया। ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे देख लेना तुम लोग, अपने कॉपी में अच्छे से बना देना। अरे भाई साहब, अच्छा मान लेते हैं कि इसका पहले जो लेंथ था L नॉट था। कितना था बेटा? कि L ले ले, L नॉट, L बाद में जो इसकी लेंथ हो गई कितनी हो गई? L डैश हो गई। अब L नॉट बाद में L नॉट कहाँ लेते? इनिशियल को L नॉट लेता है जनरली। अब अगर L ले लिए तो L नॉट थोड़ी L डैश लेना पड़ेगा, है ना? इसी कर दूं, कहाँ लेकर शाम को ओ सिद्ध दे क्लियर है यहाँ तक? अब सोच, पहले इसकी जो D थी, कितनी थी? D। अब D जानते हो? बाद में इसकी D हो गई, कितनी हो गई? स्मॉल d। तो पॉइजनस रेशियो कहता है कि मैं जो होता हूं ना, वो लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेस बोल देता क्या मैं? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता हूं, बोलता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हिंदी में जानते हो? लेटरल के बताया था क्या मैं? इसको भी बताया था क्या? लेटरल स्ट्रेन कितना है? डेल्टा D बाई D, डेल्टा L बाई L है? ये लिख दे, हो गया देख। तो डेल्टा D के माइनस में आएगा ये, एक्चुअल में D माइनस D। अरे माइनस नहीं लिखना मत लिखे, तो ऐसे समझ के बाई D डिवाइड बाई L डैश माइनस L अपॉन
एल, तो आ गया कि नहीं आ गया? डी अपॉन डी, और क्या लिखेंगे? एल डैश माइनस एल इंटू एल। ओके, समझ गया कि नहीं? यस सर। आ गया, लिखो। चलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे सिंगर है, पता है तुमको? बहुत सारे, कई सिंगर है, कई लोग आगे हैं सामने, कई लोग नहीं आए हैं, कई लोग खुद को ज्यादा ही समझ लेते हैं। अरे कई लोग का ये आदत होता है ना, बार बार हमारी खुशामद करेगा तब हम आगे आएंगे, ऐसा नहीं होता? कई लोग खुशामद समझते हैं, यस सर। बहुत दिन बाद दिख रही बेटा, जो बोलेंगे तो मार खाएगी, तो शाम को दिखी नहीं आती है कि नहीं आई थी? क्यों? भाई बनना तुझे कि तेरे भाई को? तेरे लिए माहौल क्या, तू एक झापड़ किसी को दे सकती है? एक झापड़ अगर देगी तो बेचारा गिर जाएगा वहीं पे, धरती में धंस जाएगा। अबे देखा नहीं हो साउथ में मूवी में ऐसे करता है अंधा, वो पावर इसमें है, फिर भी ये माहौल अच्छा नहीं है बोल रही है। तो तेरे भाई को बोला कर ना शाम को मुझे छोड़ने ले जाने आ जाएगा। तो कभी जिंदगी भर बात नहीं करोगे? अब जिंदगी भर नहीं करना है। तेरा शादी होगा गुड़ खिलाने वही आए, गुड़ खिलाते पता ना तुम लोग? गुड़ और पानी। अच्छा वहां पर गुलाब जामुन क्यों नहीं खिलाते, गुड़ ही क्यों खिलाते हैं? ये भी तो लॉजिक है। तो पूछो कभी घर में अपने, हैं? क्या ग्राफ, ग्राफ कोई चालू करे है? कब से चालू है? हाँ ठीक है। क्या बोला मैं? ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ बनाओ। क्या हो गया? अरे शादी में गुड़ क्यों खिला? जैसे मैं बताऊं, मेरा शादी तो नहीं हुआ है, होगा तो उस दिन बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ये भगवान, इधर क्या है बेटा? स्ट्रेस। क्या है? तुम लोग जैसे जो मुझे देते रहते हो हमेशा, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और इधर क्या है बेटा? स्ट्रेस। इसके बीच ग्राफ बनाया गया, जो भी ग्राफ बना रहा हूँ प्रैक्टिकली बनाया गया है। जेई वाले जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ बनाया के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, वो करोगे। अलग अलग मटेरियल रखोगे, वहाँ पर ईट वीट रखोगे, तो हम लोग फुल ईट फोड़ देते जानबूझ के, यार दबा, कंप्रेशर होता है ना, कंप्रेशर, वो धीरे 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 फोर्स को हम लोग नोट करते, वहाँ पर मेजरमेंट होता था, इतना इतना न्यूटन, इतना हुआ, इतना न्यूटन, ऐसा वहाँ पर मीटर होता है, रीडिंग मीटर होता है ना, और कंप्रेसर उसको दबाता है ऐसे, तो वो फोर्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, वो उसका रीडिंग बढ़ता था, इधर 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 इधर, हेलो हेलो हेलो, इधर जाना है मुझे। तो वो रीडिंग बढ़ता था, तो एक टाइम बाद वो भंगुर हो जाता था, तो भंगुर मतलब ब्रेक डाउन हो जाता था, तो रीडिंग नोट कर लेते, इतना हुआ, रीडिंग नोट नहीं करते थे, मस्ती करते थे। सीनियर का कॉपी ऊपर रहता था, उठाओ लिख दो, ऊपर रखता था। मैं एक दिन अपना कॉपी भूल गया, मैं सोचा घूम गया होगा, फिर इधर उधर ढूंढा, अब एक दिन मैं नया कॉपी लेके आया, फिर मैं सीनियर का कॉपी का निकालूं तो मेरा ही कॉपी निकला। ऐसा हो गया था मेरा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल वो होता है ना, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर सबको पढ़ना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था हमारा, इलेक्ट्रिकल क्या इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल, उसी में भूल गया मैं। तो बोलता है कि तेरा प्रैक्टिकल कॉपी का है? सर मैं घूम गया, बोला मैं बनाया नहीं है बेटा, इसलिए माँ कसम सर घूम गया। बोला माँ कसम क्यों खा रहा है? नहीं आप मान नहीं रहे हो ना, इसलिए करके। फिर एक दो दिन बाद मिल गया, कैसे कैसे ऐसे हुआ है। कॉलेज में फुल मस्त, हम घूमने जाते थे कॉलेज, पढ़ने नहीं जाए, क्या बोला, फिर भी नंबर आया 78, 79%।
तुम लोग ले आओगे, पढ़ के नहीं ला पाते, हम तो घूम के ले आए। आ जाएगा कॉलेज में आएगा भाई, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फुल मस्ती ना फुल। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका प्रैक्टिकल होता था। वो जो अटेंडर होता है ना, अटेंडर देखो वहाँ पर कई लोग होते हैं, प्रोफेसर प्रैक्टिकल का अलग प्रोफेसर होता है, और वो देख रेख करने वाला अलग। वो पान खा देता हम करते और वो प्रैक्टिकल कराता था कई बार उससे। एक मेरा फ्रेंड था और वहाँ का एक वेट नहीं होता है, वेट अबे मैकेनिकल में वेट होता है, वेट 5 पाउंड 6 पाउंड या वो ग्राम, उसको जेब में लेके भाग गया। अरे एक जन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, टूट गया है ना, कुछ टूट गया, अब टूट गया तो बता दिया वो भाई। और कोई लोग होते हैं तूफानी लोग जो टीचर के साथ रहते हैं ना, जाके बता दिए, बेचारे को फाइन लगा, वो लेके लाके दिया। अबे मैं बोला तू निकल यहाँ से, बोल रहा था फाइन लाके देना पड़ा उसको। अरे स्कूल में तुम लोग को भी देना पड़ता है कैसे? कौन नहीं बोल रहा है रे? तोड़ा है स्कूल में कभी? कौन तोड़ा है? क्या तोड़ी है? तो लाके दी थी पैसा। अच्छा ठीक है ना, अच्छा काम किया। बताना ही नहीं था, टूट गया, चुपचाप उसी को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो हाँ वो सामने में ही रहते, सब दूर थोड़ी रहते हैं, सब सामने ही रहते हैं। अरे चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो जो ग्राफ बनाया है वो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाया गया है ना। तो जैसे 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 हम उसको प्रेस करते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है, फिर एक लिमिट तक जब फिर हटा देते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो बता रहा हूँ। सबसे पहले फोर्स लगाए, मान ली 2 न्यूटन लगाए, हटा दी, क्या वो अपने शेप में वापस आया? आ गया, बता रहा हूँ मैं। फिर फोर्स से बढ़ाए, 10 न्यूटन तक लगाए, फिर अपने शेप पे वापस आ गया, जैसा आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल जो होता है ना, हुक्स लॉ, उसको ओबे करते हैं, लेकिन कुछ समय में हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो लेकिन वो अपने शेप में पुनः वापस आ जाता है जैसे था। फिर थोड़ा फोर्स बढ़ाते हैं, तो लेकिन अब वो अपने जितना शेप और साइज में था, मतलब शेप में पहले जैसे नहीं आ पाता। फिर और फोर्स बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं हटाते हैं, बढ़ाते हैं हटाते हैं, बढ़ाते हैं हटाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बढ़ाते फिर हटाते, किसको? फोर्स बढ़ाते फिर हटाते। इस प्रकार से करते 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 हम लोग देखते हैं कब तक ये फूट ना जाए। समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो ग्राफ बना है कैसे बना है वो बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। देख बढ़ा लेकिन वापस भी आ गया, इसी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, ये यहाँ तक ऐसा है कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। फिर थोड़ा देर तक होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है बेटा। अब देखो, अब क्या ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है क्या? तुम तो खुद बताओ। ऐसे हो गया, अब हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है क्योंकि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। अब जो ग्राफ है ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ तक भी इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं बी देता हूँ, यहाँ तक भी इलास्टिक लिमिट है, वो अपने आप को पुनः रिगेन कर पा रहा है, लेकिन लिनियरली नहीं कर पा रहा है। लिनियरली समझते हो? रेखीय रूप से नहीं कर पा रहा है। यहाँ ए 0 से लेकर, अगर ओ से लेकर ए तक के वाले तो ये लीनियर ग्राफ है। इसमें पार्टिकल अपने शेप को पुनः रिगेन कर पा रहा है, पुनः वो अपनी पुनः जैसे था वैसे आ पा रहा है, लेकिन कैसे आ पा रहा है? रेखीय रूप से आ पा रहा है। नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0 से ए तक हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, ए से बी तक हुक्स लॉ ओबे नहीं कर, लेकिन इलास्टिसिटी है वहां तक, वो पूरा अपने आप को रिगेन कर पा रहा है। लेकिन जैसे थोड़ा सा बढ़ते हैं फिर ऐसे हो जाता है। फिर ये सी बोल दो, इसको क्या बोल दो? सी। अब ये अपने आप को, अपने शेप को वापस प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और जैसे डी पे आए इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आया कुछ समझ में ग्राफ? तो ये जो है यहाँ तक, ये जो हमारा है यहाँ तक ही हमारा इलास्टिक है। यहाँ पर क्या है? इलास्टिक लिमिट यही है। अरे समझ में आया कि नहीं है? ये होता है 0.01% के आसपास होता है, बाकी तो टूट ही जाता है। अबे पूरा ग्राफ का खैर छोड़, इसको कोई लेना देना नहीं। तुम लोग समझ गए यहाँ तक? तो ए पॉइंट को क्या बोल? प्रोपोर्शनल लिमिट। सी को क्या बोल? बी को क्या बोलूं? इलास्टिक लिमिट। और बी से सी क्या है? हाँ, अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट नहीं रहा। और डी को क्या बोलेंगे? लास्ट पॉइंट, अल्टीमेट लोड।
अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग लोड, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेट मतलब लास्ट, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, इसलिए उसका नाम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बात क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे ग्राफ बनता है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कहा जाता है कि डी अगर जिसका ज्यादा है वो डक्टाइल होता है और जिसका कम है वो ब्रिटल होता है। डक्टाइल जानते हो? डक्टाइल क्या होता है? हाँ, जो फैल जाता है। अगर डी जिसका ज्यादा हो ज्यादा फैलेगा और जिसका डी कम है वो भंगुर हो जाएगा। भंगुर जानते हो? घर में कोयला हो तो उसको क्या करते हैं? उसको पीसते हैं, उसको रोटी बनाते हैं, फिर देखो ना भंगुर हो जाता है, उसको भंगुर बोलते हैं। समझ गए? चिंगम, अबे चिंगम को मारो फैल जाता है, डक्टाइल। पर नहीं समझ आ रहा उसको समझा रहा हूँ, इसको डक्टाइल कहते हैं। अच्छा, डक्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिटल का मतलब तो मैं समझ गया, वो होता है भंगुर, लेकिन डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मतलब समझे कि नहीं? उसका हिंदी में मतलब नहीं पता, ठीक है, लेकिन मतलब तो समझ गए। ओहो, है कि नहीं? पीछे वाले भाई साहब लोग समझ गए कि नहीं? बनाओ ग्राफ, फिर लिखाता हूँ किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। कोई भी वस्तु अगर इलास्टिक लिमिट में है, इसका मतलब हमेशा हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। देखना आपके सामने ही है, हुक्स लॉ को ओबे करता तो हमको बी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जानते हो हुक्स लॉ? सुने हो कि नहीं? चले, हो गया? हिंदी यार, हिंदी ही तो थोड़ा सा बोलो, सी को क्या बोलेंगे? ये बोलो, सही है ना? यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया इसी से, जानते हो कि नहीं? यस सर। लिखना, बना डालो, पूरा बना डालो, लिखना ही। कितना जल्दी बना डाला है, तो वो ऐसे टेम्परेरी थोड़ी बनाता, जैसे था वैसे दिखा दे, दिखा दो, दिखा। वो देख नहीं रहा ढंग से, क्या? नहीं नहीं नहीं, जाते जाते देखूंगा तेरा, ठीक है? अच्छा, डी को क्या बोलेंगे? अल्टीमेट, या अल्टीमेट स्ट्रेस बोल लूं? तो स्पेलिंग दिख रहा है ना? यस सर। या फिर बोलो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, है ना? कैसे? यस सर। मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, और क्या बोले बोल? अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं, क्या समझ रहे? अबे कुछ नहीं है, ये नाम है बस। टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम लोड पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना? मैक्सिमम स्ट्रेस की जगह मैक्सिमम लोड पॉइंट, इससे ज्यादा लोड नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा फोर्स नहीं दे सकते, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगा सकते। अभी जो मैं ग्राफ बनाया बेटा, किसके किसके बीच बनाया हूँ? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ बनाया हूँ। ये ग्राफ में फोर्स वर्सेस चेंज इन लेंथ के बीच भी बना सकता हूँ, सेम ग्राफ बनने वाला है। समझ गए? क्यों ऐसे? तो एरिया तो बदल नहीं रहे और लेंथ तो इनिशियल जो था वो लिए है, इसलिए लिखना ये ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच बना है, इसको हम फोर्स वर्सेस
डेल्टा एल के बीच भी बना सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा डी से ई को क्या बोलेंगे? ई इज व्हाट? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ई पॉइंट क्या है? जहां पर क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उसका, है कि नहीं? यस सर। उसका क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया भैया उसका। ठीक है क्या यहाँ तक? अच्छा अगर मैं बोलूं डी से ई, डी से ई इज व्हाट? डी से ई ही बताता है कि हमको वस्तु किस प्रकार का वस्तु है। अगर डी से ई छोटा है, इसका मतलब वस्तु कैसा है? ब्रिटल। डी से ई अगर छोटा तो वस्तु कैसा है? ब्रिटल। अगर डी से ई ज्यादा है, वो वस्तु कैसा है? डक्टाइल। क्यों? क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन वो अगर रीजन ज्यादा है, इसका मतलब वस्तु फैल रहा है, कुछ हो रहा है वहां। यस सर। क्योंकि इलास्टिसिटी इज द फैलना ही तो है, फैल के वापस आना। अरे जब वस्तु को खींचो या फिर उसको हम कंप्रेस, क्योंकि हम कंप्रेशर की बात कर रहे थे अभी तक। मैं एक्सपेरिमेंट कॉलेज में करोगे, इंजीनियरिंग वाले उसकी बात कर रहा था मैं। वहां पर जो जब तुम फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस ही करोगे, तो खींचेगा तो नहीं। अबे नाना प्रकार के एक्सपेरिमेंट करोगे वहां पहले साल, फिर अपना ब्रांच में जाओगे दूसरे साल से, जिस ब्रांच में तुम हो दूसरे साल से जाओगे, पहले साल में नाना प्रकार के एक्सपेरिमेंट करोगे। तुम लोग को लगेगा हम तो सब इंजीनियर बन गए, सब SUB नहीं, ऑल, मतलब सभी ब्रांच के इंजीनियर, सब वाला है, ऐसे ही लगेगा आपको। अगर आप मान ली इलेक्ट्रिकल वाले हो, तब भी आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा पहले साल। माइनिंग समझ रहे हो, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हो सब पढ़ाया जाएगा। मेरा माइनिंग था, इलेक्ट्रिकल हमको पढ़ाया। इलेक्ट्रिकल एक ऐसा टीचर, सर्किट के स्पेलिंग में ई जोड़ दिया, CRICUITE, उसको गोला मार के काट दिया। मैं बोला ये भी कोई काटने का चीज है? साला ऐसा काटा, मेरा नंबर 25 में आया था 11 नंबर, हाईएस्ट आया था 13 नंबर। एक लड़का था फूल रट्टू वाला, भयानक लड़का, एग्जैक्ट कॉपी कर देता था, उसका 99% आया। मैं बोला ठीक है, क्या किया उसका? अचार डाला, ठीक है डाल लिया। भयानक रटता था, भयानक, वर्ड टू वर्ड। हमारा वो होता था कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर, हमको कुछ नहीं पता चलता साला क्या लिखा है, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन रट के आ गया एक बुक का। एक मैम पूछी, हमको पूछी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, वो कुछ भी इधर का उधर बोल दिया, है ना। वो पूछी कुछ तो अभी याद थोड़ी रहा, और याद नहीं था वो चीज, और याद नहीं रहता। वो कुछ पूछी, हम तो कुछ और बोल दिए, बैठ जा बोल दी, हाँ कोई लेना देना नहीं, बैठ गए। उससे पूछी, वो 10 मिनट तक बोला, हम ऐसे देख रहे क्या बोला है। एग्जैक्ट ना वो बुक का वर्ड टू वर्ड। अबे ऐसा भी क्या है यार। और आज क्या कर रहा? जॉब कर रहा, सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई। ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग? अच्छा डी, रीजन ऑफ डी इज लार्जर, लिखो रीजन ऑफ डी इज लार्जर, रीजन REGION ना, डी रीजन हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, डी क्षेत्र यदि लंबा हो, DE बोला रे, DE, अरे वो DE की बात करोगे तो वस्तु डक्टाइल होगी। क्या लिखे तुम लोग? रीजन D इज लार्जर देन मटेरियल इज डक्टाइल, D क्षेत्र इज लार्जर देन मटेरियल इज डक्टाइल, मटेरियल इज डक्टाइल। D क्षेत्र अगर लार्जर हो तो मटेरियल डक्टाइल होगा, तो वस्तु डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तन्यता, तन्यता ज्यादा होगा। स्मॉलर, उल्टा लिखो, ब्रिटल। रीजन D is smaller, then वस्तु will be, material will be ब्रिटल, है ना। स्मॉलर, जब D क्षेत्र कम हो तो वस्तु भंगुर होगा, भंगुरता ज्यादा होगा। समझिए क्या ये बात? कई ग्राफ इसमें क्वेश्चन दिया हूँ मैं, इसमें है सब करके आना, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। हो गया क्या ये सब? Yes, sir. अच्छा,
कुछ कुछ नोट लिखो यार, बहुत सारा नोट लिखाऊंगा मैं आज, पूरा याद करना है, लिखाऊंगा, लिखो। वे नोट कहाँ गया? The value of K is maximum for solids. K means नोट कर ले को, नोट नोट यहाँ K नहीं, नोट K means होता है बल्क मॉडुलस, बताया था ना आज। Yes, sir. अब प्योर लिखाने वाला है, लिखो। The value of K is maximum for solids and minimum for gases. समझ गए तुम लोग? हिंदी वाला लिखा, K का मान, K मतलब ब्रैकेट में लिख लेना कंप्रेसिबिलिटी, नहीं बल्क मॉडुलस। K का ब्रैकेट में लिख लेना क्या? बल्क मॉडुलस। सॉलिड्स के लिए सब मतलब ठोस के लिए सबसे ज्यादा होती है और गैस के लिए सबसे कम होती है। K का मान ठोस के लिए सबसे ज्यादा तथा गैस के लिए सबसे कम होती है। हो गया बेटा? The value of K is maximum for solids and minimum for gases. लिखो दूसरा, Maxwell was the first to define bulk modulus. अरे ये फेंके वाला बात मत लिख। अबे क्या, कौन डिफाइन किया थोड़ी पूछे, लेकिन नॉलेज के लिए लिखना, कौन सबसे पहले डिफाइन किया था बल्क मॉडुलस को? मैक्स। लिखना तो लिख सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं आएगा। देखो, फॉर लिक्विड एंड गैसेस, फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस Young's modulus and modulus of rigidity are each equal to 0. For liquids and gases, Young's modulus and modulus of rigidity are each equal to 0. द्रव तथा द्रव्य नहीं, द्रव तथा गैसों के लिए, द्रव तथा गैसों के लिए यंग मॉडुलस तथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस तथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस तथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों शून्य होती है। For any ideal rigid body, for any ideal rigid body, all three elastic moduli are infinite. All three elastic moduli are infinite. आदर्श दृढ़ पिंड के लिए हैं, आदर्श दृढ़ पिंड के लिए, आदर्श दृढ़ पिंड के लिए तीनों मॉडुलस अनंत होती है, तीनों मॉडुलस अनंत होती है। Modulus of rigidity is the characteristic of solid material only. Modulus of rigidity is the characteristic of solid material only. हो गया? Characteristic of the solid material only as the fluid do not have a fixed shape. As the fluid do not have a fixed shape. ठीक है? लिखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ठोस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, गुण, विशिष्ट गुण। तुम ही लोग बोले भाई, मैं नहीं जानता ना। विशिष्ट गुण होती है, और यह किसी और में नहीं होता है। लिखो ना भाई, मैं जो लिखा रहा हूँ। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ठोस की चरित्रीय है। कैरेक्टरिस्टिक, अबे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तुम तो जानते ही हो ना कि इसी का है और किसी का नहीं है। अबे यार, इसी का और किसी का नहीं है। Yes, sir. क्या लिखिए? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ लिखो, सिर्फ हाइया विशिष्ट गुण होती है, सही तो है, ब्रैकेट में लिखना सिर्फ ठोस की गुणधर्म है, क्योंकि फ्लूइड की
फ्लूइड मतलब क्या क्या? लिक्विड और गैस दोनों, द्रव्य, द्रव्य नहीं क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं ना, द्रव। द्रव मतलब दोनों आता है कि लिक्विड और, अरे गैस तथा पानी की, गैस तथा द्रव की कोई शेप नहीं होती, कोई आकार और आकृति नहीं होती है। हो गया। W बराबर हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन, W बराबर हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। समझ गए क्या इसका मतलब? वर्ग बराबर लिखा दूं मैं 1/2 W बराबर 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन। ठीक है, ऐसे ही लिखो हिंदी वाले भी। लोड को हिंदी में क्या बोलेंगे? बल बोल, लोड को बल गुणा एक्सटेंशन मतलब तनाव, विस्तार बोल तो है, विस्तार नहीं है, विस्तार है। ठीक है, 1/2 को 1/2 ही बोलते हैं हिंदी में, लिखने बोलो तो ऐसे लिखते हैं हिंदी में, 9 मत बोल देना। ठीक है, हो गया। लिखो अगर W F/2 डेल्टा L, F/2 डेल्टा L। सब लिखा चुका हूं ना ये सब तो। हो गया। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बराबर एरिया अंडर द स्ट्रेचिंग कर्व। स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर प्रतिबल और विकृति के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल, प्रतिबल तथा विकृति के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल, प्रतिबल और विकृति के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल का, ग्राफ का क्षेत्रफल ऐसे लिखे ना। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एरिया अंडर द स्ट्रेचिंग कर्व। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेचिंग कर्व। यंग मॉडुलस इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेचिंग कर्व। यंग मॉडुलस प्रतिबल और विकृति ग्राफ का ढलान होती है। यंग मॉडुलस, यंग YOUNG या यंग लिखो हिंदी में, यंग या की मात्रा ग, यंग, यंग मॉडुलस स्ट्रेस प्रतिबल और विकृति के ग्राफ का ढलान होती है, कि ग्राफ का ढलान होती है। ठीक है बेटा। अच्छा अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स। किसी वस्तु की प्रत्यास्थ, किसी वस्तु के प्रत्यास्थ व्यवहार का अनुप्रयोग, प्रत्यास्थ व्यवहार का अनुप्रयोग। तू क्या हेडिंग को तो क्या लिख रही? लिखा रहा हूं, उसे समझ में नहीं आ रहा है? सबसे पहले देखो बेटा, क्रेन, पहले लिखो क्रेन, CRANE, क्रेन। क्रेन जानते हो? क्रेन, अबे ये क्रेन लिख लिया? दिखा, क्रेन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बता रहे, लिखा है कहाँ लिखा है? वो तो अबे वो लिखा होगा ना, तो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ गैसेस मटेरियल्स। हाँ अब लिखा, मार खाएगा तू। क्रेन, अच्छा क्रेन में रोप यूज करते देखे हो? अबे क्रेन में ऐसा नहीं रॉड को ऐसे उठा देते, क्रेन में एक रस्सी का यूज होता है, और उस रस्सी को ऐसा बनाया जाता है कि वो जितना वो लोड को उठा सकता है उसको उठा पाए, बीच से टूट ना जाए। कोई देखे हो नहीं? तो यही सब यूज है, क्रेन में यूज किया जाता है। क्रेन लिख लो, क्रेन, क्रेन लिख ले।
अब इसमें क्या लिखा हूँ, लिफ्टिंग है, वो वेट को लिफ्ट करने के लिए ऐसा बनाया जाता है, ये वो छोड़ो, समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक चीज हमको यहाँ पर याद रखना है, मिटाने का कहाँ गया रे, नहीं आया रहा क्या समझ में? अरे क्रेन देखिए, क्रेन बेटा, क्रेन में जब किसी को ट्रक पलट गया कहीं पे, उसको उठाने जाता है क्रेन, या फिर बड़े बड़े मटेरियल्स को उठाता है क्रेन, तो वहां पर एक रस्सी नीचे आता है, उस रस्सी में उसको लगाते भी और रस्सी ऊपर खींच लेता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो उस रस्सी को किस हिसाब से डिजाइन किया जाता होगा? यही लिमिट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि मान लिया जाए किसी क्रेन की कैपेसिटी है 10 टन का, कितनी कैपेसिटी उसकी? 10 टन का। तो 10 टन को उठा पाए, उसके रस्सी में कुछ फर्क ना आए, इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो यही है क्रेन, समझ में आया? तो कैसे डिजाइन किया जाता है, समझ में आया कि नहीं है? कैसे डिजाइन किया जाता है? इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म ना हो जाए। अरे समझ में आया कि नहीं है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा W/SY से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए क्या? SY इज व्हाट? SY इज व्हाट? भाई यील्ड पॉइंट बताया था ना अभी मैं, यील्ड पॉइंट बताया था कि देख कहां पर लिखा था यील्ड पॉइंट, इधर लिखा है, देख ठीक है? यील्ड स्ट्रेंथ बोल दो इसको, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस, समझ गए? इससे ज्यादा ही होना चाहिए एरिया, ठीक है रे? आगे इसको जब लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं mg/sy, क्योंकि लोड मतलब mg है। अच्छा जो इसकी जो वो होती है ना SY, स्टील के लिए, स्टील जानते हैं? स्टील के लिए होता है 300 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा तो सिग्मा भी लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा तो जानते ही हो, सिग्मा बी लिख दे, सिग्मा बी मतलब ब्रेकिंग, सिग्मा तो पढ़े हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से दर्शाया था, याद कर, टेंसाइल वाला या कंप्रेसिव वाला, या टेंसाइल ही तो लगेगा, इधर सिग्मा दे दिया कर, इससे समझ में नहीं आता सिग्मा लिख ले इसको। तो सिग्मा स्टील के लिए कितना होता है बेटा? 300 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अगर मुझे 10 मेट्रिक टन के लोड को, मुझे अगर 10 मेट्रिक टन को उठाना है, कितने टन को? 10 मेट्रिक टन को, तो इसका एरिया कितनी होनी चाहिए? तो इसकी एरिया कितनी होनी चाहिए? देख यहाँ रख देंगे, आ जाएगा A बराबर कितना आएगा ये? 3.3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। किसको? उसके एरिया का। एरिया मतलब वो पेरीफेरी वाली बात, ऐसे गोल वाले एरिया की बात होती है। अच्छा तुम लोग देखोगे लिफ्ट में भी ऊपर रस्सी रहता है और अंदर लिखा रहता है कि 6%, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, 6000 न्यूटन रे, 600 न्यूटन देखिए आदमी रहता है। अब तो 60 kg का अगर 600 न्यूटन का है कि नहीं, वहां पर लिखा रहता है, केजी में लिखा रहता है 600 kg, इससे ज्यादा नहीं, 6% या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस रस्सी का लोड उतना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा कभी हिमालय जानते हैं? हिमालय तो ऐसा होता है कि वहां पर भी प्रेशर लगते रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको खुद का वेट का प्रेशर। तो मैक्सिमम हाइट कितना तक जा सकता है हमारा कोई भी, क्या बोलूं उसको मैं, कोई भी पहाड़ पर्वत, वो भी किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिक लिमिट पर डिपेंड करता है। भाई हो सकता है कि उसको ज्यादा प्रेशर लग गया ऊपर से, अरे लग सकता है कि नहीं? तो जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या वो अपने आप को उतना बना के रख पाएगा कि नीचे गिर जाएगा? वो गिर जाएगा। तो उसमें भी हमको एक चीज रहता है, उसका वैल्यू मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन, लिखो ये यहाँ तक लिख लिया, लिखो मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। क्या हुआ? ये लिख लिए? अभी एग्जांपल, या फिर मैं तुमको भेज दूं क्या, इसको लिख लेना घर में, है? मैं बोल देता हूँ, तुम लिखा, याद नहीं है मुझे, कुछ याद नहीं है, सब फालतू बात है। अरे ठीक है? yes, मैं भेज दूंगा, सब लिख लेना तुम लोग, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ मैं, है कि नहीं? बेटा देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रॉक होता है ना, वो होता है 13 × 10⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? अगर ब्रेकिंग स्ट्रेन से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या वो रुक पाएगा? क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा।
इसलिए अगर हमारे बात करूं तो सबसे ज्यादा हाइट हो जाता है 8.7 किलोमीटर, लगभग लगभग हम 10 किलोमीटर ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रो जो होती है ना, रो रॉक की अलग अलग वैल्यू होती है। रो जानते हो? प्रेशर, अरे रो जी एच, प्रेशर क्या होता है? रो जी एच वो बराबर ये हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। तो इसमें लिखा है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, अरे प्रेशर बराबर रो जी एच, भाई जानते हो कि नहीं? रो जी एच बराबर प्रेशर। तो हाइट कितना हो सकता है? रो जी एच बराबर प्रेशर। प्रेशर कितना बताया मैं? 32/7 डिवाइड बाई रो जी। और रो होता है 1600 केजी पर मीटर से लेकर 3500 केजी पर मीटर स्क्वायर। किसके लिए? रॉक का। अबे हर जगह अलग अलग रॉक, एक लिमिट यहाँ से अभी याद ही करना है सबको। अरे ठीक है, फिर आता नहीं एग्जाम में, मैं ज्यादा बताने के लिए लिख लिया हूँ। अरे समझ गए कि नहीं? अच्छा ये हो गया। फिर देखना कभी कभी देखे होंगे कि जब भी ग्रिडर्स बनाए थे, ग्रिडर्स मतलब पिलर्स बोल दो, आजकल पुल्स बनाते हैं, देखो पुल्स के नीचे जो उसके नीचे सपोर्ट के लिए पिलर्स बनाते हैं वो जनरली पर आई शेप का बनाते हैं। पहले जमाने में ऐसे सीधा बना देते थे, उसमें मटेरियल ज्यादा लगता था। क्या लगता था? मटेरियल ज्यादा लगता था, पहला चीज तो है, और वो बेंड हो जाता था। अब मान लिया जाए मैं यहाँ से यहाँ तक का डिजाइन कर रहा हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ करूंगा तो उसमें बेंडिंग आ जाती थी, ऐसे लैग। समझ रहे हो? उसको बचने के लिए कैसा शेप का यूज करते हैं बेटा? आई शेप। कैसा शेप का? आई शेप। आई शेप का यूज करने से देख फायदा ये, लोड तो उतना ही बियर कर रहे हैं, मोड़ उड़ नहीं रहा है, दूसरा मटेरियल कम लगता है हमको। इसलिए जब भी देखना रेलवे ट्रैक जो होता है आई शेप का बना होता है। सर वो तो हमको सीधा दिखता है आई शेप का। अबे बगल से देख, ये ट्रैक है ऐसे, ये ट्रैक है मान लो, इधर से देखना आई शेप दिखता है। देखे हो कि नहीं देखे? आई जानती? आई फॉर मैन। अरे देखो कि नहीं? इसलिए वैसे बनाते हैं। राउंडिंग पिलर भी बनाते, देखो। और वो ऐसे वाला पिलर क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल पिलर। तो कौन ज्यादा अच्छा पिलर है, ये वाला कि रेक्टेंगल? ये वाला ज्यादा अच्छा। लेकिन सबसे अच्छा कौन? आई वाला, क्योंकि मटेरियल कम लगता है, हमको तो बचाना है चीजों को। इसलिए देखना आजकल जितने भी ब्रिज बन रहे हैं उसके नीचे जो होता है ऐसे ही रहता है, बड़ा नीचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऊपर बड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोड आ सके, और बीच छोटा ताकि सैग ना हो। सैग मतलब वो वैसे नहीं होता है, ऐसे देखना तुम कपड़ा सुखाते हो ऐसे तार में वैसे झुक जाता है। अबे वैसे पुल झुक गया तो सही बात है कि नहीं है? इसलिए ऐसे डिजाइन किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तीसरा एग्जांपल वो वाला बता दी हूँ ना मैं, माउंटेन वाला। ठीक है बेटा? इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है? फिर बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की, आगे की बात करते हैं। कुछ लिख लो। फैक्टर अफेक्टिंग, अच्छा इसमें है, मैं बोल दूंगा। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, मैं भेजूंगा एक एक करके, सब भेजूंगा मैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी के कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, बताओ कौन कौन से कर सकता है? सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाने के उसके मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी कि बढ़ गई? भाई अगर इलास्टिक ज्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखे तो तू उसको फोर्स देके छोड़ा तो रहा है, लेकिन वो पकड़े इसलिए वापस आ जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से फिर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इलास्टिक लिमिट क्या हो जाती है? इम्प्योरिटी मिलाने से बढ़ जाती है। इम्प्योरिटी मिलाने से मतलब उनके रेशियो कोहेसिव फोर्स बढ़ा देते हैं इम्प्योरिटी मिला के, तो क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक स्पेशल टाइप का हम लोग वो यूज करते हैं, स्टील। स्पेशल टाइप का स्टील यूज करते हैं जिसका जो इलास्टिक लिमिट है ज्यादा वेरी नहीं करता, उसको बोलते हैं इनवार, INVAR स्टील। सुने तो होंगे तुम लोग, केमिस्ट्री में तो पढ़ेंगे INVAR, इनवार स्टील कहते हैं उसको। ठीक है? इसमें है, मैं भेज रहा हूँ, भेज दूं अभी? ठीक है। इस प्रकार से आज की सभा हम समाप्त करते हैं। क्या क्या करके आना है मैं भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पे, तब तक क्वेश्चन भी है इसमें, सब करके आना है। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। देखो जिस नंबर से पे मैं भेज रहा हूँ उसी नंबर पे आपका कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, बंद करते हो क्या?